हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब बात करते हैं, जो टॉपिक आपका है वो है दोस्तों ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसका फॉर्मूला क्या था? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, दो द्रव्यमान m1 m2 के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यहां से फॉर्मूला बन गया F बराबर gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और gm1 m2 r स्क्वायर बन गया। तो दोस्तों g जो होता है इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। और सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जो होता है इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और इसका यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखो यूनिट कैसे निकलेगी, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इन दोनों का भाग लगा दो। तो g बराबर f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2, तो बन गई न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो g का मान है ये किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने। पेपर में आता है क्वेश्चन कि भैया जो g की वैल्यू है वो किसने दी है? वो आपको दी है हेनरी कैवेंडिश ने। किसने दी है? हेनरी कैवेंडिश। तो दोस्तों गुरुत्वीय जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके बारे में बात हुई कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आपका F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों एक आकर्षण प्रकृति का बल है जो दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है। प्रकृति का सबसे दुर्बल मूल बल है। दो द्रव्यमानों के बीच एक बल जो हमेशा लगता है आकर्षण का, वो गुरुत्वाकर्षण है। या फिर वह बल जिसके कारण पृथ्वी अपने गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण जो है उसके बारे में न्यूटन ने जो नियम दिया, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और यहां पर g इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। और इसकी वैल्यू क्या होती है वो आपके पास आ चुकी है कि इसकी वैल्यू क्या है भाई, है ना, वो भी मैंने आपको बता दी है। चले आगे, कोई दिक्कत बताइएगा भैया जल्दी से जल्दी। अब देखिएगा, ओके, अब देखिए यहां से फॉर्मूला निकलता है गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण g बराबर क्या होता है? gm अपॉन r स्क्वायर। g तो ये गुरुत्वीय स्थिरांक है, ध्यान रखना। m क्या है? ग्रह का द्रव्यमान। ये याद रखना कि गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं, किस पर निर्भर करता है? ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अलग अलग ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण क्या आने वाला है? अलग अलग आने वाला है। ठीक है, जैसे जी अर्थ, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी मून, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है? 1/6 होता है ना। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का क्या होता है? 1/6। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों, किसी ग्रह पर उछलने की दर, किसी ग्रह पर उछलने की दर जो होती है वो गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत चलती है। यानी अगर आप पृथ्वी पर 1 मीटर उछल पाते हो, पृथ्वी पर आप 1 मीटर उछल पाते हो, तो चंद्रमा पर, अब जब चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/6 है और गुरुत्वीय त्वरण के उल्टा चलती है उछलने की दर, मतलब जहां पे गुरुत्वीय त्वरण कम है वहां पे आप ज्यादा उछल पाओगे। तो इसका मतलब ये है चंद्रमा पे आप कितना उछलोगे? 6 मीटर। तो अगर पृथ्वी पर आप x उछल रहे हो, पृथ्वी पर अगर आप x मीटर उछल रहे हो, चंद्रमा पर 6x मीटर उछलोगे। क्लियर? तो गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों वो वैल्यू है जो आपको बताती है कि आप किसी ग्रह पर जब आप जाओगे तो आप पर कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। ठीक है, चलिए तो लीजिए भैया स्क्रीनशॉट, है ना। क्लियर? गुरुत्वीय त्वरण के बारे में कुछ कंसेप्ट समझ में बैठा। चले आगे। अब देखिएगा दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है उसमें चेंज, जी में चेंज 3 तरह से आता है। हाइट के साथ, विड्थ के साथ, हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, ऊंचाई के साथ, गहराई के साथ और पृथ्वी के घूर्णन के साथ। देखिएगा, अब समझना। चलिए सबसे पहले बात बताता हूं गुरुत्वीय त्वरण की। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का क्या है? केंद्र, है ना। पृथ्वी के केंद्र पर जी क्या होता है? 0।
ये पृथ्वी की सतह है, सतह पर जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, है ना। गहराई में जाओगे तो भी जी क्या होगा, घटेगा। ऊंचाई पर जाओगे तो भी जी क्या होगा, घटेगा। और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर, कहां, ये गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर, यहां पर भी जी आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो याद रखना कि दोस्तों आपका जो जी है वो केंद्र में क्या होता है, 0 होता है, सतह पर सबसे ज्यादा होता है, गहराई में जाओ चाहे ऊंचाई पे जाओ जी क्या होगा, घटेगा। अब समझना, सतह पर भी मैक्सिमम होता है ध्रुवों पर, सतह पर भी मैक्सिमम कहां आता है, ध्रुवों पर आता है। और सतह पर मिनिमम कहां आता है, भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर, भूमध्य या विषुवत रेखा जिसे आप इक्वेटर कहते हैं। तो याद रखिएगा गुरुत्वीय त्वरण का मान ऊंचाई पर क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 3 चीजों पर निर्भर करता है, ऊंचाई पर, गहराई पर और घूर्णन के साथ। अच्छा, अगर ऊंचाई में परिवर्तन पूछ रहा है और h की वैल्यू पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत कम है ना, h की वैल्यू पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत कम है, तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो, प्रतिशत कमी गुरुत्वीय त्वरण में, g में प्रतिशत कमी बराबर -2h/r × 100, -2h/r × 100। और अगर गहराई आपकी पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम दे रखी है तो जी में जो परसेंटेज कमी आएगी वो आएगी -d/r × 100। मतलब क्या इसका, जैसे आपको दे दिया कि धरातल से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर, धरातल से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है आप गुरुत्वीय त्वरण में कितने परसेंट की कमी आएगी। अब 32 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6400 किलोमीटर, उसकी तुलना में काफी कम है, तो आप फॉर्मूला लगा दो -2h/r / 100। 32 दूना 64, 64 में भाग लगाया 6400, तो ये हो गया 6400, 6400 में भाग लगाया 6400 का, तो 1% की कमी, है ना। इसी तरह अगर आपसे गहराई में दे दे कि भैया गहराई में 32 किलोमीटर नीचे जा रहे हो, जैसे 32 किलोमीटर हाइट है, ऐसे दे दे, तो बताओ -2 × 32 / 64 × 100, तो बताओ कितना आ गया, 6400 / 6400, 1% की कमी। अगर यही दे देता क्या, 32 किलोमीटर गहराई में कितना 32 किलोमीटर कहां पर, गहराई, अगर 32 किलोमीटर की क्या दे रखी हो आपको, गहराई दे रखी हो, 32 किलोमीटर क्या दे रखी हो, गहराई, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, -d/r × 100, तो बताइए -32 / 6400 × 100, बताओ कितने परसेंट की कमी आएगी, 0.5% की कमी। तो एक कंसेप्ट याद रखिएगा, अगर जो आपकी ऊंचाई में प्रतिशत परिवर्तन या गहराई में प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आप फॉर्मूला लगाएंगे, ऊंचाई के लिए -2h/r / 100, गहराई के लिए -d/r × 100। क्लियर। तो एक कंसेप्ट अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, इस तरह के कंसेप्ट पेपर में बहुत जो है आपको मजबूती देंगे। घूर्णन के साथ भी जो परिवर्तन आता है गुरुत्वीय त्वरण में, गहराई के साथ भी आता है और ऊंचाई के साथ भी आता है। क्लियर। ये कब है, जब h की वैल्यू r की तुलना में बहुत कम है, ठीक है, जब h की वैल्यू r की तुलना में क्या है, बहुत कम है। इधर जब d की वैल्यू r की तुलना में बहुत कम है, तो दोनों फॉर्मूले आप काम में लेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर। आगे चलें, है ना, चलिए। क्लियर। तो ये स्क्रीनशॉट बड़े काम का है। अब देखिए, ऊंचाई के साथ परिवर्तन की बात करें जी में, तो आप एक फॉर्मूला लगा देंगे, ऊंचाई के साथ जी में परिवर्तन की बात करें तो दोस्तों जी बराबर gm/r + h का होल स्क्वायर, है ना। r + h का होल स्क्वायर का मतलब है ये पृथ्वी की त्रिज्या है, ये सतह से ऊंचाई है। इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, ऊंचाई के अनुसार प्रतिशत परिवर्तन या परिवर्तन निकाल सकते हो। गहराई के साथ परिवर्तन निकालना हो तो g' बराबर g1 - d/r। d क्या है यहाँ पे, गहराई है, h क्या है यहाँ पे, ऊंचाई है। और घूर्णन के कारण परिवर्तन निकालना हो तो घूर्णन के कारण परिवर्तन g' बराबर g - ω²r cos²θ, है ना। अब समझिएगा, अगर आपने g का क्या है, ये तो प्रारंभिक मान है g का,
इसमें से आप किसको घटा दोगे, इसमें से आप घटा दोगे ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर थीटा को। इसका मतलब अगर आपने कोणीय वेग बढ़ा दिया, कोणीय वेग बढ़ा तो ये पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी और ये पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो जी डैश क्या आएगा, कम आएगा। अगर कोणीय वेग घटा, क्लियर, कोणीय वेग की ये वैल्यू घटी तो बताओ क्या हो जाएगा, कोणीय वेग की अगर ये वैल्यू घटती है तो ऐसी कंडीशन में ये टोटल वैल्यू घट जाएगी, जी का मान क्या हो जाएगा, जी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं ध्रुवों पर। ध्रुवों पर ये जो थीटा की वैल्यू है वो कितने डिग्री होती है, ध्रुवों पर थीटा की वैल्यू जो होती है वो आपके 90 डिग्री होती है। तो बताओ cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0, तो जी डैश बराबर किसके आता है, जी आता है जो मैक्सिमम है, मतलब टोटल वैल्यू वही आ जाती है जो गुरुत्वीय त्वरण की है। लेकिन भूमध्य रेखा पर थीटा आपका 0 डिग्री है और 0 डिग्री है तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1, cos 0 की वैल्यू 1 है, तो जी डैश की वैल्यू किसके बराबर आती है, जी में से इसको घटाने के बाद, तो बताओ जी क्या हो जाएगा, जी आपका मिनिमम आएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है ध्रुवों पर जी की वैल्यू मैक्सिमम और भूमध्य रेखा पर जी की वैल्यू मिनिमम क्यों है, तो यहां पर इस तरह की सिचुएशन आप पढ़ सकते हैं। अब आप बात करेंगे पलायन वेग। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी दोस्तों वह न्यूनतम वेग जिस पर कोई पिंड जो है वो किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए, तो फॉर्मूला है √2gm/r। तो पलायन वेग के फॉर्मूले में भी ये बात ध्यान रखिएगा कि दोस्तों यहां पर जो m है वो क्या है, m ये भी ग्रह का द्रव्यमान है। तो पलायन वेग में भी ध्यान रखना कि जो वस्तु है उसका पलायन वेग ग्रह के द्रव्यमान पर और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है। क्लियर, जैसे आपने पढ़ा है पृथ्वी का पलायन वेग v अर्थ, पृथ्वी का पलायन वेग कितना 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, v मून चंद्रमा पर पलायन वेग 2.3 किलोमीटर पर सेकंड, इसीलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि वहां पलायन वेग का मान बहुत कम है, गैसें वहां से पलायन कर जाती है। एक और फॉर्मूला है v = √2rg। ये ध्यान रखना ये गुरुत्वीय त्वरण है, जबकि ये क्या है, ये आपका सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। क्लियर, तो v बराबर दो फॉर्मूले हैं पलायन वेग के, v बराबर √2gm/r या v बराबर √rg। इसी तरह एक फॉर्मूला आ रहा है कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी। कक्षीय वेग को vo लिखते हैं, किसी भी कक्षा में चक्कर लगाने के लिए कितना वेग चाहिए, तो इसका फॉर्मूला है v बराबर √gm/r, है ना, और v बराबर √gm/r है, तो इससे एक संबंध निकल जाता है, इससे एक संबंध निकल जाता है कक्षीय वेग बराबर यहां से क्या निकल जाएगा, बताओ अगर मैं इस कक्षीय वेग को √2 से गुणा कर दूं तो पलायन वेग आ जाएगा, तो v बराबर √2 × v0, मतलब पलायन वेग बराबर कक्षीय वेग × √2। कक्षीय वेग को √2 से गुणा कर देंगे तो पलायन वेग आपका आ जाएगा। ठीक है भैया, चलें, कोई दिक्कत, लीजिए स्क्रीनशॉट। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स बता रहा हूं, देखिए। चलिए अब दोस्तों दो फॉर्मूले पढ़ लेना, गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला है -gm/r, ठीक है, और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ये है -gmm/r। दो फॉर्मूले याद रख लेना, है ना। ये किसी ग्रह का गुरुत्वीय विभव है तो gm/r, m ग्रह का द्रव्यमान है, r ग्रह की त्रिज्या है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, m क्या है, किसी ग्रह का है, और छोटा m क्या है, ये किसी वस्तु का है, तो -gmm/r। तो गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। केपलर के नियमों की बात करें, केपलर का तीसरा नियम देखिए, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको देकर जाता है। केपलर का तीसरा नियम कि किसी भी ग्रह, सूर्य के चारों तरफ, ये सूर्य है, इसके चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं ऐसे, ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों किसी भी, केपलर का तीसरा नियम कहता है किसी भी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग सूर्य के उसकी दूरी के घन के समानुपाती है, ध्यान रखना, क्लियर। किसी भी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग सूर्य से उसकी दूरी के घन के क्या है, बताओ, समानुपाती है। r² बराबर t² बराबर r³, ये केपलर का तीसरा नियम है। यहीं से छोटा सा एक कंसेप्ट निकलता है, इसलिए मैंने आपको तीसरा ही नियम पढ़ाया, फर्स्ट और सेकंड की बात ही नहीं की है।
फॉर्मूले ही पढ़ा रहा हूं आज, पूरी फिजिक्स के जितने भी फॉर्मूले मैं आपको करवा पाऊंगा, तो आज जो है ये फॉर्मूले मैंने कराए हैं। ठीक है, चले आगे, यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? चलिए अब देखिए, आप गुरुत्वीय गति के समीकरण पढ़ोगे, जैसे आपने पढ़े हैं गुरुत्वीय गति के समीकरण, तो समझना ये कंसेप्ट बहुत काम आते हैं गुरुत्वीय गति के समीकरण। अब देखना, पहली बात, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी, हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये कौन सी गति है? ये रेखीय गति है, लीनियर मोशन है। अब गुरुत्वीय गति में बात करोगे तो एक चेंज आएगा, क्या कि दोस्तों a की जगह यहां पे क्या होगा? g होगा, दूरी की जगह यहां पे h होगा, ये चेंज है। ठीक है, वस्तु ऊपर जा रही होगी तो g आपका क्या होगा? वस्तु ऊपर जा रही होगी तो g आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हमेशा नीचे की ओर लाता है, और वस्तु नीचे आ रही होगी तो g आपका पॉजिटिव होगा, वस्तु नीचे आ रही होगी तो g क्या होगा? पॉजिटिव। तो चलिए पहला समीकरण दोस्तों, v बराबर u माइनस जी टी, ऊपर की तरफ जा रही है ना। दूसरा समीकरण h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, है ना। अब इसी तरह इसको नीचे आ रही हो तब तो v बराबर u प्लस जी टी, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और दोस्तों v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। लीजिए स्क्रीनशॉट बच्चों, डायरेक्ट सीधा आप क्या कर लेंगे? कंसेप्ट के साथ अप्रोच लगा लेंगे और डायरेक्ट आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी बच्चों? सॉल्व हो जाएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसी मुझे उम्मीद है। बताइए भाई, कोई समस्या तो नहीं आ रही किसी को? इतने इंपॉर्टेंट आपको कंसेप्ट करवाए जा रहा हूं मैं, किसी को समस्या तो नहीं आ रही? ठीक है, अब देखिएगा, एक बात समझना, अगर किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरा रहे हो, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरा रहे हो, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर, तो दोस्तों जो वस्तु को नीचे पहुंचने में लगा समय या जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर नीचे की तरफ गिरा रहे हो, स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब है u बराबर 0, तो h बराबर क्या आ गया? हाफ जी टी स्क्वायर आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर का मतलब जी टी स्क्वायर बराबर आ गया 2h, तो t स्क्वायर बराबर आ गया 2h बाई जी, तो t बराबर आवर्तकाल आ गया दोस्तों, या समय आ गया 2h बाई जी इन रूट। क्लियर? तो दोस्तों किसी भी ग्रह नहीं, जब किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरा रहे हो तो धरातल पर पहुंचने में लगा समय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धरातल पर पहुंचने में लगा समय दोस्तों, धरातल पर पहुंचने में लगा समय जो आपका होता है वो आपका क्या बताता है? वो दोस्तों t बराबर रूट 2h बाई जी। यहां से साबित होता है कि वो दोस्तों वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यानी कि आपसे पूछा जाए कि दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को समान समय पर समान ऊंचाई से नीचे की ओर छोड़ दिया जाए, एक 50 किलोग्राम की, एक 100 किलोग्राम की, समान समय पर छोड़ा है नीचे की ओर, दोनों साथ साथ पहुंचेंगी। कंफ्यूजन में आ जाते हैं हम यहां से कि ज्यादा भारी वस्तु पहले पहुंचेगी, कंफ्यूजन होती है। लेकिन याद रखना कि भैया ज्यादा भारी वस्तु जो होती है वो क्या करती है, वो हो चाहे हल्की वस्तु हो, साथ साथ पहुंचेंगी। हाँ, अगर कोई पंख हो, कोई पॉलीथीन हो, गुब्बारा हो, तो ऐसे केस में वो हवा में डोलते रहेंगे तो वो लेट पहुंचेंगे, तो वो आप दिमाग में रख लीजिएगा बच्चों। तो यहां तक बताइए, मुझे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं। चलिए, तो ग्रेविटी के जितने भी फॉर्मूले थे दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के, वो मैं आपको क्या कर चुका हूं, यहां पर बता चुका हूं, आप तक पहुंचा चुका हूं। तो ये आपका लास्ट फॉर्मूला था जो आपको मैंने लिखवाया। क्लियर? बाकी जो मैक्सिमम फॉर्मूले 90% फॉर्मूले फिजिक्स के आपके इस क्लास में से आपको मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ पाए होंगे, आप अच्छे से सीख पाए होंगे। इन टॉपिक्स में से जो टॉपिक पढ़ाया उसके फॉर्मूले पढ़ना, फॉर्मूले पढ़ के वही टॉपिक मेरा एमसीक्यू सेशन खोलना और खोल के सॉल्व करना, सारे क्वेश्चंस आपके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।